एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को फिर से एक बार क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के समय। अब देखिए यहाँ पे मुगल के बारे में बात करेंगे कि मुगल जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में मुगल का जो शासन था जो 16वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि 7वीं क्लास के चैप्टर में तो हमें पढ़ना ही है। हालांकि इसके कुछ टॉपिक्स आपको 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में भी पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है मुगल बादशाह के बारे में। मुगल बादशाह कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे भारत देश के ऊपर कई प्रकार के लोगों ने शासन किया है। शुरुआत में तो हिंदू राजा थे, उसके बाद कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो अफगान से आए थे, कुछ तुर्की से आए थे, कुछ मुगल थे। तो इस चैप्टर में हम मुगल बादशाह के बारे में बात करेंगे। बादशाह का मतलब होता है राजा। मुगल बादशाह मतलब मुगल के राजा। उत्तर भारत भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एक विशाल भूभाग होने के अलावा सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से भरा क्षेत्र रहा है। भारत जो है आपको पता है कोई छोटा जगह तो नहीं है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कितना बड़ा भूखंड होगा, कितना बड़ा जमीन होगा इसका। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, संस्कृति, धर्म, जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसलिए मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कर पाना बहुत कठिन काम था। मध्यकाल कहने का मतलब है बीच के समय में भारत के ऊपर शासन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा है, कहीं पानी है, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे अलग जाति के लोग हैं, कहीं पे अलग धर्म के लोग हैं, कहीं पे अलग संस्कृति के लोग हैं। तो इसी को हम कहते हैं विविधता। मतलब अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, बोल चाल, रहन खान पान ऐसा अगर हो एक ही जगह रहने के बावजूद तो उसे हम कहते हैं विविधता भरा। तो भारत में भी तो ऐसा ही है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है। मुगलों ने पहले से कुछ राजवंशों ने यह काम किया था। मुगल से पहले कुछ राजवंशों ने ऐसा काम किया, लेकिन उनका शासन बहुत कम समय के लिए था। देखिए, मुगल से पहले कुछ और दूसरे लोग राजा हुआ करते थे जो पूरे भारत पर राज करते थे। जैसे अशोक सम्राट की अगर बात कर लो तो उनका वर्चस्व तो पूरे भारत पे था। चंद्रगुप्त की बात कर लो, पूरे भारत पे था। तो इन लोगों ने शासन किया है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो शासन किसी ने नहीं किया। उसके विपरीत मुगलों का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा। 300 सालों तक मुगलों ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया है। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल हमारे भारत पे कितने वर्षों तक शासन किए थे, तो आप बताएंगे लगभग लगभग 300 सालों तक मुगलों का शासन भारत के ऊपर रहा था। इस लंबे समय के दौरान मुगल शासकों ने प्रशासन का जो ढांचा बनाया और जो शासन संबंधी विचार लागू किए, उसका असर आज भी देखने को मिलता है। जब मुगलों का शासन हमारे भारत पे चल रहा था ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से नियम बनाया, अपने हिसाब से कानून बनाया और अपने हिसाब से शासन करने का तरीका बनाया, जो आज तक उसका असर आपको भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, भारत के व्यवस्थाओं के अंदर देखने को मिलता है। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस लाल किले पर झंडा फहराते हैं, वो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ध्यान से समझिएगा, 15 अगस्त आने वाला है ना, अगले महीने, मतलब अब तो आ गया 15 अगस्त, यही महीना 15 अगस्त का है। तो इसमें आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे जाके झंडा फहराते हैं ना। तो ये लाल किला जो है यह क्या था, यहाँ पे मुगल लोग रहा करते थे। मुगल के जो बादशाह हुआ करते थे, मुगल के जो राजा हुआ करते थे, वो इसी लाल किले में रहा करते थे। वो यहीं से पूरे भारत के ऊपर शासन चलाते थे। मुगल बादशाहों का निवास स्थान हुआ करता था लाल किला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मुगल कौन थे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम मुगल के बादशाहों की बात कर रहे हैं, मुगल के शासन की बात कर रहे हैं, मुगल कहाँ रहते थे उनकी बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे मुगल कौन थे। मुगल कौन थे? तो मुगल
दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो अलग अलग महान शासक के वंशज थे, मतलब इनके पुत्र थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक थे, माता इनकी जो थी वो मंगोलियन थी। चंगेज खान के वंशज थे ये, माता की तरफ से ये किसके वंशज थे? चंगेज खान के। और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे, मतलब माता दूसरे प्रजाति से थी और पिता दूसरे प्रजाति से था, लेकिन दोनों ने मिलके जो बच्चा संतान पैदा किया है उसे हम क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। याद रखिएगा, पिता जो था वो तैमूर के वंशज थे और माता जो थी वो चंगेज खान के वंशज थे। तो इन दोनों के मिलने से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। चंगेज खान चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। याद रखिएगा, चंगेज खान जो था वो चीन के मध्य एशिया और चीन के ऊपर राज करता था। और तैमूर का जो शासन था वो ईरान में था, इराक में था और आज के तुर्की पर भी था। चंगेज खान के नाम से ही उसके द्वारा किए गए भीषण नरसंहारों की याद आ जाती है। चंगेज खान जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था, लाखों लोगों को उसने अपने तलवार से मारा था। ये समझिए कि उसने लोगों को मार मार के उसके सर का एक पहाड़ बना दिया था, एक पहाड़ था, इतने लोगों को उसने मारा था। इसलिए मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए मुगलों को तैमूर का वंशज होने पर गर्व होता है। जो जीतता था ना उस समय, उसी के वंशज होना इन लोगों को अपने लिए गर्व का कारण मानते थे। 1494 ईस्वी में बाबर जब 12 वर्ष का था, याद रखिएगा, जब बाबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की थी तो उसे फरघाना का उत्तराधिकार मिला। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा जिसे हम उजबेक कहते हैं, याद रखिएगा, मंगोल का जो दूसरा शाखा है उसे हम उजबेक कहते हैं, उनके आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। जब दूसरे लोगों ने उस पर अटैक कर दिया तो उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कई वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल एक जगह का नाम है, उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली, आगरा, इन सभी जगहों पर उसने कब्जा कर लिया। यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। जब अब्राहम लोदी को हराकर इसने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया, यहीं से शुरुआत हो जाता है मुगल साम्राज्य का। मुगल के साम्राज्य की शुरुआत भारत में यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रमुख अभियान और घटनाएं। अब हम कुछ प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात कर लेते हैं। 1526 से 1530 के बीच में बाबर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। देखिए, बाबर एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसने हमारे भारत को ना बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसी बाबर के खिलाफ एक गाना भी आया था, तेल लगा लो डाबर का, आग नाम मिटा दो बाबर का। बाबर जो था, आपने गाना सुना होगा, ये गाना आया हुआ था, मैंने भी तो सुना है, ये तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। बाबर बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही अत्याचारी था। उसने हमारे भारत को बहुत ही बुरे तरीके से लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, लोगों को मारा। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने हराया। और 1527 में छानुआ में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को भी इसने हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अब जब वो मरने वाला था बाबर, उससे पहले पूरी अच्छे तरह से उसने दिल्ली पे कब्जा किया, भारत के अलग अलग राज्यों पर कब्जा किया। और उस समय के जो प्रमुख राज्य हुआ करते थे, जो प्रमुख शहर हुआ करते थे, दिल्ली और आगरा, इस पे उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। पॉइंट हमारा कहता है हुमायूं के बारे में। 1530 से लेके 1540 एवं 1555 से लेके 1556 तक इसके बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। आपने अक्सर देखा होगा, पिता के अगर दो पुत्र हैं तो पिता का जो भी धन संपत्ति होता है वो दोनों पुत्रों में बांटा जाता है।
प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसका भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। उसका जो भाई था मिर्जा कामरान, उसने किसके साथ हाथ मिला लिया? अफगान के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। इस कारण से हुमायूं यहाँ पे फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में हराया और 1540 में कन्नौज में हराया। इन हार के बाद ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया। कौन? हुमायूं। हुमायूं जो है इन जगहों पर हार के फिर कहां भाग गया? ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं ने साफविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए 1555 में वापस हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा करने के 1 साल बाद ही एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई। पॉइंट हमारा कहता है अकबर के बारे में। देखिए 1556 से लेके 1605 तक के समय में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। 13 साल की आयु थी मात्र अकबर की। सिर्फ और सिर्फ 13 साल की आयु में ही अकबर जो है वो पूरे भारत का सम्राट बना था। उसके शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अवधि जो है वो 1556 से लेके 1570 के समय को कहते हैं। इसमें अकबर अपने संरक्षण, जो उनके संरक्षक कहने का मतलब बॉडीगार्ड, बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उनकी साथ को छोड़ दिया और अपने फैसले वो खुद लेना शुरू किया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों जिसमें मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। जितने भी उसके खिलाफ थे, अकबर के खिलाफ थे, जितने भी विद्रोही राज थे, सब पे उसने अपने सैनिक अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। किसने? अकबर ने। अकबर का शासन बहुत लंबा चला था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इसी समय 1570 से 1585 के बीच गुजरात के विरुद्ध भी अकबर ने सैनिक अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में, इससे पहले बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में भी अपने सैन्य अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अकबर का जो शासन था ना वो कुछ हद तक अच्छा भी माना जाता है, कुछ हद तक बुरा भी माना जाता है। हालांकि ये भी मुगलों के शासन काल के अंतर्गत ही आता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग मैंने आपको बताया। पहला तो 1556 से 1570 है, जिसमें इन्होंने अपने जितने भी साथी थे या बॉडीगार्ड थे उनका साथ लेना छोड़ दिया। फिर 1570 से 1585 है, फिर 1579 से 1580 है। 3 प्रकार के अलग अलग सैन्य अभियान अकबर के द्वारा चलाए गए थे। तीसरा अभियान हमारा है 1585 से लेके 1605 तक। इसके मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पे कब्जा किया गया और कश्मीर में जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। किसने? अकबर ने। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों में भी उसने अपना राज्य को शामिल कर लिया। सारे पर अकबर ने अपना कब्जा कर लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। उनके पुत्र, खुद के पुत्र जो अकबर के थे सलीम, आपने सलीम और अनारकली के बारे में जरूर सुना होगा। तो जो अकबर का पुत्र था ना वो महा बेवकूफ था, अपने बाप के खिलाफ ही चला गया और इसी कारण से अकबर की सत्ता लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। सम्राट जहांगीर ही बचपन का नाम उसका सलीम हुआ करता था। तो हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। 1605 से लेके 1627 तक का इसका समय है। पहला पॉइंट इसमें हमारा कहता है जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार से अकबर अपने सैन्य अभियानों को कर रहा था, दूसरे दूसरे राज्यों पर कब्जा कर रहा था, उसको आगे बढ़ाने में अकबर का पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया था, उसने मदद किया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों,
अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। मतलब जहांगीर ने अभियान तो चलाए लेकिन ये सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हंसिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। देखिए, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वो अपने पुत्र शाहजहां को हंसिए पर धकेलने कहने का मतलब है उसको राजपाट से अलग करने का कोशिश किया, लेकिन शाहजहां ने ऐसा होने नहीं दिया और अपनी मां को ही इन लोगों ने वो जेल वगैरह में डाल दिया था। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। 1627 से 1658 के समय में इनका शासन रहा। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया पर वो पराजित हुआ। शाहजहां ने उसे हरा दिया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। यहां भी शाहजहां की जीत हुई। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। यहाँ पे शाहजहां के द्वारा जो अभियान चलाया गया था वो असफल हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। यहाँ पे जो कंधार था, जो इनके पुराने पूर्वज जीत के इनको दे के गए थे, वो भी इनके हाथ से चला गया। बात करेंगे 1632 में अंततः क्या हुआ। देखिए, अहमदनगर के मुगलों, जो मुगल थे, मुगल शासक जो हुआ करते थे, उनको राज्य में मिला लिया गया। मतलब अहमदनगर को भी मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए इनके साथ निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में, जो शाहजहां था उसके आपस में जो पुत्र थे, उन्हीं के बीच में उत्तराधिकारी को, मतलब राजा बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। देखिए, यहीं से औरंगजेब का शुरुआत होता है। दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को खून कर दिया, मार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया और अपने पिता को ही इन्होंने जेल में डाल दिया। किसने? औरंगजेब ने। अपने भाइयों को मार के गद्दी हथिया लिया और अपने पिता शाहजहां को जब तक जिंदा रहा तब तक के लिए कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। 1658 से 1707 तक इसका शासन रहा और ये भी एक अत्याचारी राजा था। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ फजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ जो था, वहां के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। अब मुगल जो थे वो उनके राजा बनने पर हस्तक्षेप करते थे कि कैसे राजा बनना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। शुरुआत में जो शिवाजी थे उनके खिलाफ जो मुगल अपना अभियान चला रहे थे उसमें तो सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने अपने आप को मतलब स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं स्वतंत्र शासक हूं। इसके पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। शिवाजी मुगलों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। हमारा कहता है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, मैंने आपको पहले बाबर से ही शुरुआत करवाया था, ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये सारे डिटेल्स हमने इससे पहले भी पढ़े थे। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। उत्तराधिकार किसे मिलेगा, इसमें मुगल की क्या नीति थे, क्या नियम थे, उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं। पहला तो है ज्येष्ठाधिकार और दूसरा है सहदायाद। अब ज्येष्ठाधिकार के अनुसार जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो पिता के बाद उस गद्दी का अधिकारी होगा, राजा बनेगा।
और सहदयात का मतलब होता है सभी बेटों में उत्तराधिकार को बांट दिया जाता है। यह परंपरा तैमूर वंश से चलती आ रही थी। मुगल भी इसी परंपरा का पालन कर रहे थे, क्योंकि मुगल भी तो खुद को तैमूर के वंशज ही मानते थे ना, क्योंकि चंगेज खान एक अत्याचारी राजा था। वो कई सारे लोगों को मार चुका था, इसलिए मुगल ये चाहते ही नहीं थे कि कहे कि वो चंगेज खान के वंशज हैं। लेकिन मुगलों की जो माता थी वो चंगेज खान के तरफ से थी और पिता जो थे वो तैमूर के तरफ से थे, इसीलिए इन दोनों के बीच के संतान को हम मुगल कहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल जो थे उनका अन्य शासकों के साथ कैसा संबंध था, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य राजाओं ने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, मतलब उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया। कई राजपूत राजाओं ने मुगल घराने में अपनी बेटियों का विवाह तक कर दिया। कई राजपूत उस समय ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगलों के साथ कर दिया। अकबर की देख लो ना, ताकि ऊंचे पद प्राप्त कर सके, ऐसा कह सकते हैं इन राजपूतों ने अपनी बेटियों को मुगलों के हाथे बेच दिया, क्योंकि इन्हें अधिक सत्ता प्राप्त हो जाए, इनको अधिक गद्दी प्राप्त हो जाए। लेकिन कई राजाओं ने इनका विरोध भी किया है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जब मुगलों ने इन्हें परास्त किया तो उसके साथ ये इज्जत से पेश आए। मुगलों ने सिसोदिया राजपूत और उसकी जागीरें वापस लौटा दी, जिसे वतन जागीर का नाम दिया गया। इस तरह के मुगल किसी को पराजित तो करते थे लेकिन अपमानित नहीं करते थे। मुगल के समय में क्या होता था, खासकर अकबर के समय में, वो अगर किसी राजा को हरा भी देते थे तो उसे अपमानित नहीं करते थे। इस नीति के कारण मुगलों का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला गया। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया, जिसका उसे बुरा परिणाम देखने को मिला। आपने शिवाजी के बारे में सुना ही होगा। शिवाजी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने मुगल की सल्तनत हिला दिया, औरंगजेब के नींद उड़ा दिया था। क्योंकि इनको अपने आगरा बुला के औरंगजेब ने एक तो पहले बेइज्जती किया और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया। लेकिन शिवाजी जेल से कैसे निकले वहां से, और फिर उसके बाद औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मनसबदार और जागीरदार। देखिए मुगल शासन के शुरुआती दिनों में अधिकतर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा आदि समूहों को भी शामिल किया। मुगल की सेवा में रहने वाले नौकरशाहों को मनसबदार कहा जाने लगा। मनसब का मतलब होता है कोई सरकारी हैसियत या पद। किसी मनसबदार के पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण उसकी जात की संख्या के आधार पर होता था। जात की अधिक संख्या का मतलब है अधिक वेतन और अधिक इज्जत। ये मनसबदार कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मनसबदार को अपनी सैन्य उत्तरदायित्व के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाता था, अपने सैनिक के घोड़े को दगवाता भी था और सैनिक का पंजीकरण भी करता था, मतलब रजिस्ट्रेशन करता था। इन जरूरी कार्यवाहियों के बाद ही उसे सैनिक को वेतन देने के लिए और धन देने के लिए मिलता था। जब ये सारे प्रोसेस हो जाते थे तब उसे वेतन देने के लिए पैसे प्राप्त होते थे। मनसबदार को जमीन भी दी जाती थी, जिससे वो लगान अर्थात टैक्स और राजस्व वसूलते थे और यही उसका वेतन होता था। इस भूमि को हम जागीर कहते थे, जो दिल्ली सुल्तान के काल में इक्ता जैसी हुआ करती थी। यहाँ पर एक अंतर है, दिल्ली सुल्तान के समय में मुक्ति और इक्ताओं में रहते थे, लेकिन मुगल काल में मनसबदार जो थे वो अपने जागीरों में नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन रखते थे। मनसबदार का नौकर लगान वसूलता था और मनसबदार देश के किसी अन्य हिस्से में अपनी सेवा को प्रदान करता था। तो ये उनके टैक्स वसूलने का तरीका था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अकबर के शासन के समय में जागीरों का सावधानी से आकलन किया जाता था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन से लगभग बराबर हो। औरंगजेब का शासन आते आते सारी स्थिति बदल गई। अब जागीर से मिलने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था।
मनसबदारों की संख्या पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए जागीर मिलने से पहले उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब कई जागीरदार हुआ करते थे, जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना हो सके राजस्व वसूल ले। इससे किसानों की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूला जाता था। इससे किसानों की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हम बात करेंगे जब्त और जमींदार के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि में कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल के बारे में आपने सुना भी होगा, टोडरमल की कहानियां भी बहुत सारी है। टोडरमल थे वही अकबर के राजस्व मंत्री थे, टैक्स वसूलने का काम उन्हीं का था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर वसूला जाता था। प्रत्येक सूबे, सूबे का मतलब होता है प्रांत, इनको राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने से इस व्यवस्था को हम जब्त कहते हैं। राजस्व का जो मतलब जो टैक्स प्राप्त करने की विधि थी, इसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, अर्थात सर्वेक्षण कर सकते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे और बार बार उसको चेक करते रहते थे। गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में यह संभव नहीं हो पाया, बाकी अलग अलग राज्यों में इन्होंने इस तरह के नियम कानूनों को लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे जमींदार हुआ करते थे उस समय जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था और वो इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। मतलब वो मुगल के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे, उनके पास जनता था, सैनिक था, पैसे थे। तो वो मुगल को भी इस बात से डर लगता था कि ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो जाति के जमींदार लोग हैं जिनके पास बहुत सारा जमीन है, कहीं ये मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह ना कर दे। उस समय में सबसे ज्यादा विद्रोह करने वाले ये जमींदारी हुआ करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके जमीन से ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा है, तो ये फिर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्री ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई देती थी। उस समय समाज के रहने वाले लोगों के बीच में खाइयां जो थी, जो दूरियां थी, जो अमीरी गरीबी का जाल बना हुआ था, ये साफ साफ दिखाई देता था। शाहजहां के शासन काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। मतलब टोटल 8000 मनसबदार थे, लेकिन अच्छे मनसबदार जो थे, जिनके पास पैसा था और उच्च पद प्राप्त था, वो सिर्फ और सिर्फ 445 ही थे। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य में अनुमानित राजस्व का 61.5% वसूलने का और उनके सवारों पर वेतन के रूप में उनको दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वो वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व इतना था कि प्राथमिक उत्पादों और किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो गरीब थे, मुश्किल से ही वो अपना पेट भर पाते थे। वो उत्पाद शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, जैसे औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी, महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन हुआ करता था, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में
वो और अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मतलब जो उस समय राजा के अंदर काम करते थे, सम्राट के कमजोर होते ही वो खुद को राजा बनाने लगे और नए वंश स्थापित किए। हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में इन्होंने अपना नियंत्रण भी जमा लिया, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह से आपने देखा क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम था मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।